हाँ जी। तो 13 का चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है, बहुत प्यारा स्कोरिंग और अच्छा चैप्टर ये तुम्हें इजी चैप्टर लगेगा बहुत, है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। दोषोपक्रमणीय, नाम याद रखना सारे चैप्टर्स के, कौन सा क्या चैप्टर है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में शुरुआत ही कैसे कर दी, वात के उपक्रम। उपक्रम लिखो, उपक्रम नाम होता है चिकित्सा का, चिकित्सा का दूसरा ही नाम उपक्रम है। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, वात की, पित्त की और कफ की चिकित्सा। चिकित्सा क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर्स थे उसके अंदर हमने क्या रीड किया था कि हमने क्षय के लक्षण देखे थे, वृद्धि के लक्षण देखे थे। तो अगर क्षय वृद्धि हो रखी हो, दोष अगर असामान्य हो तो उसकी चिकित्सा हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसमें चिकित्सा के बारे में बताया ना। तो देखो इसमें ईजी है, बहुत ईजी पड़ेगा ये तुम्हें। ये सारी वही चीज़ें हैं वात पित्त कफ के उपक्रम जो कि तुम पहले से जानते हो। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जो कि तुम्हें नहीं पता और जो कि पूछे भी जाएगी, बोथ यूजी के अंदर अगर लिखते हो तो इम्प्रेशन पड़ेगा और पीजी के अंदर तुम वैसे भी याद करना पड़ेगा। तो ये लास्ट वाली लाइन जहाँ पे ये है ना, विशेष रूप से चीज़ें लिखी हुई है, ये गेस्चर्स ऑन किए हुए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में ऑफ कर दूंगी, ठीक है। आज थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो देखो लास्ट में हर जगह यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि विशेष रूप से इस दोष के शमन के लिए हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या उसको कर्म कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो देखो स्टार्ट करते हैं, वही अपना सीक्वेंस रहेगा। कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे पढ़ोगे इसको। तो जैसे वात दोष देख लिया, अब वात के उपक्रम देखने हैं अपन को। तो सबसे पहले देखो भाई रस, ठीक है, रस कौन सा लेना है। फिर रस के साथ में रस पंचक पूरा आता है, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव देखे थे ना अपन ने। तो रस के साथ में तुम गुण भी ले सकते हो कि कौन से गुण ऐसे होंगे जो कि वात का शमन करेंगे, तो तुम्हें पता है कौन से होंगे, ठीक है। फिर अपन क्या देखेंगे, आहार देखेंगे कि कैसा आहार देना है। फिर उसको नॉर्मल कर्म, यहाँ पे कर्म से हम पंचकर्म भी ले सकते हैं और कुछ नॉर्मल चीज़ें इसके अंदर बताएंगे वो भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में तुम एक हेडिंग डालोगे विशेष रूप से, यहाँ पर विशेष लिखोगे कि विशेष रूप से ये चीज़ें जो है वो अपन को करनी चाहिए। तो देखो रस के अंदर देखो तुम्हें पता है वात शामक कौन से रस होते हैं, माल होता है, MAL, मधुर अम्ल और लवण होते हैं। फिर गुण के अंदर क्या देखोगे, तो उष्ण वीर्य का मतलब उष्ण गुण का, या वीर्य भी ले सकते हो इसको, है ना। गुरु हो गया, स्निग्ध हो गया और उष्ण, तो ये पदार्थ अगर अपन यूज़ करेंगे तो बात की शांति होगी, अपन को पता है। आहार के अंदर क्या क्या होगा ये चीज़ें थोड़ी एक बार देख लेना। आहार में क्या देखेंगे अपन कि भाई मांस रस जो होता है वो वात के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा टच गेस्चर आ रहा है अभी। फिर क्या अच्छा होता है वात के लिए, सबसे श्रेष्ठ क्या होता है, तिल का तेल होता है। फिर खाने के लिए कौन कौन से चीज़ें लोगे, वही जो अपन ने गुरु वगैरह लिखी है ना, बस यही चीज़ें इसके अंदर डालने के, खाने के अंदर अपन ये यूज़ करो। दूसरा क्या करते हैं हम इसके अंदर, मांस का यूज़ करते हैं। तो मांस का यूज़ कौन सा करोगे, जनरली अपन ने जो देखे तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जंगल मांस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, लघु होता है, तो वो वात का प्रकोप नहीं करता। यहाँ पे अपन को वात की शांति करनी है, तो यहाँ पर हम विशेष रूप से जो मेद्य मांस होता है, मेद्य मतलब मेध्य नहीं, मेद्य, मेद्य मतलब मेद को बढ़ाने वाला, तो अनूप मांस जो होता है विशेष रूप से हम उसका सेवन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो तुम यहाँ पे लिखोगे। फिर आगे आपने कर्म, कर्म के अंदर देखो अपन कौन सा करते हैं वात के लिए, तो स्नेहन स्वेदन करते हैं। वो दोनों वात की दोनों प्रॉपर्टीज़ के विपरीत है, इसलिए तो स्नेहन स्वेदन करते हैं। दूसरा एक है मृदु संशोधन, इसके अंदर हम मृदु संशोधन का यूज़ करते हैं। तुम्हें पता है ना वात से संशोधन करने से हमेशा क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। जब हम पंचकर्म कराते हैं, अगर पंचकर्म का कभी अतियोग हो जाए गलती से, तो वहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से वात बढ़ता है। इसलिए पंचकर्म के बाद में अपन संसर्जन कर्म का भी प्रयोग करते हैं। उससे पहले हम स्नेहन स्वेदन भी करते हैं। उसका एक रीज़न यही होता है क्योंकि बाद में वात बढ़ेगा, तो हमें इसको कंट्रोल में रखना है। तो इसके लिए संशोधन तो इसमें कराना है, लेकिन कैसा कराएंगे, मृदु कराएंगे, तीक्ष्ण बिल्कुल नहीं कराना क्योंकि वात बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर लास्ट में अपना पेटेंट है, वात के लिए क्या होता है, बस्ती होती है श्रेष्ठ। तो लास्ट में तुम लिखोगे भाई पंचकर्म के अंदर हम इसके अंदर बस्ती देंगे। अब एक और इसके अंदर चीज़ इसमें कुछ दे रखी है, इसको देखना कि क्या क्या चीज़ें कराओगे। मर्दन, ठीक है, वेष्टन, त्रासन, सेक। तो ये मर्दन इन सब के मतलब लिखे हुए। मर्दन मतलब हाथ पैर को दबाना, है ना, दबाना, ऐसे मसलते हैं ना, मालिश करते हुए जब मसलते हैं तो उसको हम मर्दन बोलते हैं। फिर वेष्टन कराना है। त्रासन, त्रासन से क्या होता है, वैसे तो वात कुपित होती है, भय जब करते हैं, भय हर्ष शोक ये सब होते हैं, इनकी वजह से वात कुपित होती है। लेकिन उन्माद चिकित्सा जहाँ पे आचार्य ने बताई है, निदान 7 के अंदर, चरक निदान 7 के अंदर, तो वहाँ पे वातज उन्माद में, वातज उन्माद की चिकित्सा कही कि अगर किसी को वातज उन्माद है, उन्माद मतलब साइकोसिस है ना, मेंटल डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर क्या कराओ, उसमें रोगी को डराओ। वातज उन्माद अगर उसको हुआ है ना तो उसको और डराओ तो वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसके अंदर बहुत
ऐसे आते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं अभी कि ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है। तो ये त्रासन याद रखना, क्योंकि त्रासन से तुम्हें ये याद आएगा कि भय होता है तो वात बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे त्रासन जो है वो वात के उपक्रम में है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेक है। अब ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बस इसको रीड करना। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि हर तरह की मर्दन वेस्टर्न ऐसे दबाना वगैरह ऐसी जो क्रिया होती है ना, वो वात के अंदर, ऐसे अजीब गरीब चीज़ें वात के अंदर ही आएगी, आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वात में आती है एक त्रासन, इसमें से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फॉर्मेट बताया ना, सेम फॉर्मेट ऐसे सारे दोषों के साथ में अपन को यूज़ में लेना है। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी लास्ट वाली लाइन कि विशेष रूप से क्या करो, मेद्य पिशित। मेद्य पिशित मतलब मेद, जिसका मेद बढ़ा हुआ हो, ऐसे जंतुओं का मांस खाओ। पिशित मतलब मांस। मेद्य पिशित रस बोला है यहाँ पे, पिशित रस मतलब मांस रस है ना, पिशित मतलब मांस हो गया। तो फिर तेल का यूज़ करो, तो तेल में भी कौन सा, तिल तेल का यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पे तिल तेल के लिए बात कही है। और दूसरा अनुवासन बस्ती का, तो अनुवासन बस्ती का यूज़ करो। बस्ती में भी कौन सी, अनुवासन। तो बस्ती अपन को पता है कौन सी, 3 टाइप की होती है यहाँ पे, एक होती है निरूह, एक होती है अनुवासन, और एक होती है उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती तो अपने काम की नहीं, ये तो क्या करता है, ये मूत्र मार्ग से लेते हैं। तो एनल रीजन से देने वाले ये 2 हो गए अपने पास, तो एक तो नहीं निरूह, एक होता है आस्थापन। इसमें भी जो स्नेह प्रधान होती है, जिसमें हम स्नेह का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो होती है अनुवासन बस्ती। इसलिए यहाँ पे अनुवासन बस्ती बोला है, निरूह नहीं बोला, क्योंकि बात को बढ़ा देती है। वैसे बढ़ाती नहीं है, पर कुछ विशेष रूप से शांत भी नहीं करती, क्योंकि नीरू में भी थोड़ा बहुत स्नेह यूज़ होता है, लेकिन कम क्वांटिटी में होता है। तो अगर अपन को वात को शांत करना है तो हम अनुवासन का यूज़ करेंगे। अब देखो आगे, जैसे अपन ने वात को पढ़ा, वैसे इसके भाई बहन पित्त ऐसे आएगा। पित्त का क्वेश्चन एक बार हमारे आ गया था, 5 नंबर में आया था ये, कि पित्त के उपक्रम बताओ। अब ये अजीब सा है थोड़ा सा, तो देखो इसमें भी वही लिखना है अपन को, रस लिखना है। तो रस में क्या लिखोगे, एमटी के लिखोगे, मधुर तिक्त कषाय। ठीक है, फिर ऐसे ही तुम गुण लिख सकते हो। तो गुण कौन कौन से लिखोगे भाई, शीत गुण वाली जो वस्तु है उसका यूज़ अपन को करना है। उसके बाद में आहार, आहार में यहाँ पे बोला है कि क्या लो, घृत लो, दूध लो। फिर उसके अंदर और वही चीज़ें, शीत वीर्य का यूज़ करोगे, मधुर रस प्रधान चीज़ें हैं जो हैं उनका आप यूज़ करोगे, वो लिखना है। फिर इसके अंदर लास्ट में इधर आता है विहार, क्योंकि वात के अंदर यहाँ पे कहीं विहार नहीं बताया था, पित्त के अंदर है ना। ये देखो पूरा पैराग्राफ जो है ये पूरा विहार के अंदर ही है कि क्या क्या करोगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले जैसे उठे तुम है ना, उठ करके तैयार होते हो, तो तैयार होते क्या करते हो, नहा लिए, नहाने के बाद में डियो लगाते हो, उसके बाद में जाते हो बाहर तो परफ्यूम लगाओगे। तो सुगंध, सुगंध और मणियुक्त कंठे धारण करना, मतलब गंध धारण करना। यहाँ पे कहीं आएगा, ये रहा गंधानाम उपसेवनम। ठीक है, सुगंधि शीत हृदयानाम गंधानाम उपसेवनम, जो सुगंधित हो, शीत हो और हृदय को प्रसन्न करने वाली हो, हृदय हो, ऐसी गंधों का सेवन करो, मतलब कि परफ्यूम लगाओ। ठीक है, फिर परफ्यूम लगा के क्या करो, कंठे धारण करो, मतलब ज्वेलरी पहनो, ऐसा समझ लो। तो इसको लिखना है, हाँ, ये ऐसे ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये सब लिखने की चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर और कुछ है नहीं, सिर्फ विहार ही है पित्त के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अपन को करनी है जो कि हमें, जो कि मन को खुशी प्रदान करे, वो सारी चीज़ें इसमें हम पित्त के उपक्रम के अंदर करते हैं। क्योंकि पित्त किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पित्त क्रोध के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है तो वो पित्त की वजह से होता है, इसलिए मन को शांत करने वाली सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। तो इसमें विहार इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिखोगे। तो सुगंध धारण कर लिया, उसके बाद में अपन ने ज्वेलरी पहन ली, फिर क्या करोगे, सुगंध भी किससे करोगे। देखो एक चीज़ और देख सकते हैं, सुगंध भी अगर करोगे तो किसकी करोगे, तो देखो खस की, चंदन कर्पूर इनका लेप करोगे। तो इसमें एक चीज़ चंदन याद रख लो, चंदन तुम्हें पता है चंदन शीत होता है, खस जो होता है वो भी शीत होता है, खस का शरबत पियोगे सब लोग, तो खस और चंदन तुम्हें याद रह जाएगा, पित्त के अंदर खस और चंदन का लेप करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है इसमें प्रदोष चंद्रमा, कि प्रदोष के समय चंद्रमा का सेवन करना है। जो अपनी शरद ऋतुचर्या है ना, इसके अंदर भी पित्त का प्रकोप हो रहा था। यहाँ पर आचार्य चरक कहते हैं प्रदोषे चैंदु रश्मय, कि प्रदोष काल में मतलब साय काल में जब चंद्रमा जस्ट उदित होता है तब क्या करो, इंदु रश्मि का सेवन करो, मतलब कि चांद की किरणों का सेवन करो, क्योंकि वो शीत होती है, शीतलता प्रदान करती है, तो मन को अच्छी भी लगती है। तो इंदु रश्मियों का सेवन करो। ठीक है, फिर क्या करो, अपन क्या कर रहे थे, अपन यहाँ पे तैयार हो रहे थे ना, ये इंदु रश्मि बीच में आ गया। फिर अपन तैयार हो रहे थे, तैयार हो गए, उसके बाद में क्या करो, तैयार होकर के बाहर निकल जाओ। कहाँ जाओगे, अयंत्रण सुख मित्रों के पास में, अयंत्रण मतलब कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं इनके पास में। और कहाँ पे जाओगे, उद्यान। अभी आगे ये जो पैराग्राफ पढ़ोगे ना फालतू सा है, इसके अंदर आएगा कि जहाँ पे बहुत हवा बह रही हो, हवा चल रही हो, और जहाँ पे झरने वगैरह हो, ठंडी हवा आ रही हो, ऐसी जगह पे जाओ
जैसे बगीचे में जाओ, फिर वहाँ पे किसके साथ बैठो, अपनी मित्र मंडली के साथ बैठो, ठीक है। वहाँ पे अपनी पत्नी और बच्चे को भी लेके जाओ, अभी पत्नी और बच्चे का भी आएगा। और बच्चा जो है वो कैसा है, संदिग्ध मुग्ध वाक पुत्र। अब ये क्वेश्चन एक बार पीजी में पूछा था कि ये संदिग्ध मुग्ध वाक पुत्र इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है। तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था ये, गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चला गया था वो। तो यहाँ पे किसी ने भी नहीं सोचा था ये पित्त के उपक्रम में आएगा। फिर क्या करो, तो अपन घूमने गए थे ना, पिकनिक पे गए थे, तो अपने फ्रेंड्स को लेकर गए, अपनी पत्नी को लेकर गए, अपने बच्चे को लेकर गए। अब ये बच्चे की स्पेशलिटी है, बच्चे की विशेषता क्या है कि ये तुतलाता हुआ बोलता है। तो तुतलाते हुए बच्चे को लेकर के जाओ और उसकी बातें सुनो। तो ये क्या है, ये पित्त का उपक्रम के अंदर आता है। देखो बहुत अजीब सी चीज़ें इसमें दे रखी है, ठीक है। फिर ये हो गया। अब उसके बाद में लास्ट में क्या करोगे, घर आ जाओगे। घर आके क्या करो, घर आते छत पे चले जाओ। कहाँ जाओगे, प्रदोष में इन चंद्रमा की किरणों का सेवन करने, प्रदोष चंद्रमा। तो ये पूरा अपने पास में एक सीक्वेंस हो गया कि सुबह उठे, अपन ने डीओ लगाया, उसके बाद में लेप वेप किया, थोड़ा सा लेप किसका किया, चंदन और खस का किया। फिर क्या कहते हैं, आभूषण धारण किए, अपने जो मणियुक्त कंठे वगैरह हैं वो धारण किए। उसके बाद में कहाँ गए, बगीचे में गए, और वहाँ पे किस किस को लेकर गए, पत्नी और बच्चे को लेकर गए। बच्चा कैसा था, संदिग्ध मुग्ध वाक, तुतलाता हुआ बोल रहा था। और किसके साथ बैठे वहाँ पर, अपने दोस्तों के साथ, कौन से जो कि आपका क्लोज सर्कल है, उन दोस्तों के साथ में बैठे। फिर वापस आ गए घर पे, वापस आकर के कहाँ गए, प्रदोष में चंद्रमा की किरणों का सेवन करने, ठीक है। फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, क्या है कि कर्म कौन सा करोगे, विरेचन कर्म करोगे। मतलब कि यह कर्म में आप पंचकर्म भी लिख सकते हो, तो विरेचन करोगे। फिर लास्ट में अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आएगी, विशेष वाली कहाँ गई, ये रहा, पयः सर्पिर विरेकश्च विशेषतः। ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब यहाँ पे पय मतलब कि दूध, ठीक है, सर्पी मतलब घृत, और विरेचन का विशेष रूप से यूज करोगे कहाँ पे, पित्त के उपक्रम के अंदर। अब यहाँ पे कफ, अब इसके अंदर एक लाइन छूट रही है, वो मैंने जानबूझ करके छोड़ी है, वो अपन तीनों दोषों की साथ में देखेंगे, ठीक है। तो देखो कफ के बारे में क्या है, कहाँ गया कफ, कफ का क्या है, वही अब तुम बताओगे। रस क्या होता है, तो कटुतिक कषाय का यूज़ कर लोगे भाई। अगर गुण हो तो क्या करोगे, रुक्ष करोगे और उष्ण करोगे, ठीक है। फिर अपन को आहार देखना है, तो आहार इसके अंदर जैसे वहाँ पे किसी में स्पेसिफिक आहार नहीं बताया था, यहाँ पे स्पेसिफिक आहार बताया है। क्या बोला है कि भाई यूष का सेवन कराओ आप इसको, और क्या करो, मधु खाओ, और क्या यूज़ करो, मेदग्न जो औषध होती है उसका यूज़ करो। तो यूज क्या हो जाए, मूंग की दाल जो होती है ना, उसका पानी, मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं, तो जो पानी होता है ना दाल का पानी, उसको हम यूश बोलते हैं। मधु तुम्हें पता है कफ को कम करने का काम करता है। इसके अलावा क्या करो, मेदग्न औषध, मेद को कम करने वाली औषध। देखो मेद्य मांस रस का यूज़ कहाँ किया था, वात में, और मेदग्न औषध का यूज़ कहाँ पे करेंगे, मेदग्न मत लिखना इसको, मेद है ये, ठीक है। मेदग्न औषध का यूज़ करेंगे हम कफ के अंदर, कि जो कि अपने मेद को कम करे, ठीक है। अब यहाँ पे कफ के अंदर मेद की बात क्यों करी है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो तुम्हें इसका आंसर देना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे उठा करके वाइवा में पूछते हैं। कहाँ पे, यहाँ नहीं, एमओ के जहाँ पर स्क्रीनिंग होती है ना आपकी, तो वहाँ पे इस तरीके के कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे कफ की बात हो रही थी तो मेद की बात क्यों करिए। तो तुम क्या आंसर दोगे कि साहब आश्रय आश्रय भाव सुने थे हम, है ना। तो क्योंकि कफ का आश्रय कहाँ होता है, मेद के अंदर होता है, तो अगर कफ बढ़ेगा तो मेद भी बढ़ेगा। अब अगर अपन मेद को कम कर देते तो कफ भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इससे बन जाता है। फिर देखो और क्या चीज़ बोली, अब इसमें मद्य पीने का बोला है। मद्य भी कौन सी पीनी है, पुरानी, ये रहा, दीर्घ काल स्थितम मध्यम। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था तुम्हारे यूजी के लिए नहीं, लेकिन पीजी में आया था एक बार, दीर्घ काल स्थितम मध्यम, किसमें बहुत टाइम तक रखी हुई मदिरा का पान करो। तो किसी भी चीज़ को अपन अगर बहुत टाइम तक रख देते तो फिर वो वात को बढ़ाने वाली और कफ का शमन करने वाली हो जाती है। जैसे कि अपन ने धान में देखा था कि सारे जो अनाज होते हैं, गोधूम जो गेहूँ होता है, वो क्या करता है, वात को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। लेकिन अगर वही पुरातन हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो उल्टा काम करेगा, वो कफ को कम करेगा और वात को बढ़ाएगा। ऐसे ही अपनी मध्य होती है, ठीक है। फिर देखो ये आहार हो गया अपना। एक चीज़ इसके अंदर और है कि आहार कैसा लेना है, अल्प लेना है, ठीक है। तो आहार के अंदर क्या क्या पॉइंट आ गए अपने, पहली बात तो ए से आहार, ए से अल्प लेना है, ठीक है। उसके बाद में खाने के लिए क्या लेना है, दाल, दाल में भी दाल का पानी, तो यूश लो, ठीक है। फिर कुछ मीठा खाना है तो उसके अंदर मधु खाओ,
मधु खा लिया, फिर अपन ने खाना खा लिया। अब खाने के बाद में लास्ट में क्या पियोगे? मद्य पियोगे। मद्य भी कैसी होनी चाहिए? दीर्घ काल स्थित मद्य होनी चाहिए। फिर लास्ट में खाने के बाद में अपन दवाई लेते हैं ना, तो दवाई कौन सी लोगे? मेदोघ्न औषध इसके अंदर लेनी है। तो इसमें तुम्हें जो जो चीज़ें याद रहती है ना वो लिखते जाओ, इससे सारी याद करो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एक तो अल्प भोजन याद रखना, एक पुरानी मद्य जो है वो याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में सॉरी विहार बच गया था अपना अभी। विहार, विहार के अंदर इसमें इन्होंने क्या बोला है देखो, कि भाई व्यायाम करवाओ उसको। ठीक है, व्यायाम कराओ, चिंता करवाओ। चिंता से यहाँ पे मतलब है चिंतन, मतलब वो अपने काम के लिए कुछ सोचे। जब हम चिंतन करते हैं तो हम मेंटली वर्क करते हैं ना, तो क्या होती है? वात बढ़ती है और कफ कम होता है। तो चिंता कराओ। फिर रुक्ष मर्दन करवाओ उससे। धूमपान, उपवास और गंडूश करवाना है। तो इसमें से व्यायाम तुम्हें याद रहेगा, ठीक है, रुक्ष मर्दन तुम्हें याद रहेगा। तो एक दो चीज़ उठा लो, वो याद रखो, बाकी बहुत है। फिर पंचकर्म के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर हम वमन करेंगे। पंचकर्म तो सभी का पॉइंट हो गया, वो तो सब तुम्हें पता ही होगा। रस सभी को पता होगा, गुण सभी को पता होगा, ठीक है, और पंचकर्म का सभी को पता होगा। इतना लिख दोगे तो भी बहुत है, ठीक है। फिर लास्ट में, अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो लास्ट वाला पॉइंट जरूर लिखेंगे कि विशेषाद वमनम यूषः शौद्रम मेदोग्नम औषधम। ये ऐसी, ये जो विशेष वाली लाइन है ना, ये संस्कृत वाला टर्म, ये सारे बच्चे याद करेंगे। 3 लाइन ही है, छोटी छोटी, 3 भी नहीं है, 1.5 ही होगी आधे आधी मिला करके। तो ये सभी लोग याद करो कि विशेष रूप से वमन कराओ, यूष पिलाओ, यूष खिलाओ, और क्या है, शौद्र पिलाओ, और मेदोग्न औषध उसको देना है। ठीक है। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, वात, पित्त और कफ के लिए। इसमें देखो लास्ट में क्या लाइन लिखी है? नी सुखत्वम सुखाय च। तो ऐसे ही वात के अंदर आएगी सुखशीलता। अभी तुम पीछे करके देखना, तो इसके अंदर आएगा सुखशीलता। पित्त के अंदर आएगा सौम्या भावा, तो हर तरह के जो सौम्य भाव होते हैं उसका सेवन करो। और कफ के अंदर अभी बता ही दिया क्या है, कि नी सुखत्वम सुखाए। तो वात के लिए सारे सुख देने वाले काम करने हैं, ठीक है। पित्त के लिए सभी सौम्य भावों का सेवन करना है, और कफ के लिए जो भी सुख वाले कार्य है वो स्पेशली उनको अपन को छोड़ना है, तब तो उसका कफ शांत होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े? वात, पित्त और कफ के उपक्रम देख लिए। हाँ, यहाँ खत्म हो गया ये। तो अब देखो क्या कह रहा है, पृथक पृथक दोषों को ध्यान में रखते हुए जो उपक्रम चिकित्सा कही गई है उसे संसर्ग और सन्निपात में भी वैसे ही करना चाहिए। मतलब संसर्ग और सन्निपात, अगर संसर्ग होता है तो इन दोनों को मिला लो। दो दोष का अगर वात पित्त है, मान लो किसी के अंदर कुपित, तो वात और पित्त दोनों की जो चिकित्सा है उनको मिला लो उपक्रम को, ठीक है। बस ये बोल रहा है। सन्निपात होगा तो इन तीनों को मिला करके कंबाइंड फॉर्म में यूज कर लो। तो ये तो अपन को पता ही है, इसमें ऐसा कुछ बताने वाली बात नहीं है। संसर्ग के अंदर विशेष व्यवस्था, तो देखो इसके अंदर भी इन्होंने बोला मिला लो। तो मिला लो किस तरीके से मिलाओगे? कि अगर मान लो वात और पित्त का संसर्ग है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये थोड़ी याद रखना। वैसे कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये ऐसी है जो कि इजीली याद नहीं रहेगी, है ना। तो देखो वात और पित्त दोनों का है, तो उसमें ग्रीष्म ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग, जो ग्रीष्म के अंदर हमने बोला था उपक्रम है ना, वैसे करने वात और पित्त के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, कफ और वात हो, कफ और वात होती है तो वसंत की तरह करनी है। तो ये तो चीज़ तुम्हें याद हो जाएगी। कैसे होगी? कि वायु जो होता है वो योगवाही होता है, तो जिसके साथ उसको जोड़ोगे वो उस तरीके का काम करेगा। तो यहाँ पे वायु जो होता है कफ के साथ जुड़ गया, और कफ, तो ये कफ जैसे ही काम करेगा। तो कफ के लिए अपन क्या करते हैं? वसंत का काम करते हैं ना। तो कफ के लिए मेनली क्या होती है? कफ का प्रकोप कब होता है? वसंत के अंदर होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये ट्रिक है, ये यहाँ पे नहीं लग रही है देखो वात पित्त के अंदर, इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है। वात पित्त में अगर अपन देखते तो ये वात तो योगवाही हो गया, तो उसको पित्त के अकॉर्डिंग करना चाहिए था, मतलब इसको शरद ऋतु के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। यहाँ पे क्या आनी, यहाँ पे शरद ऋतु आनी चाहिए थी, क्योंकि पित्त का प्रकोप तो शरद में होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रीष्म की बात कही है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ठीक है। फिर एक क्या बोला है कि कफ और पित्त, तो कफ और पित्त अगर हो तो यहाँ पे शरद आएगा, तो यहाँ पे शरद ऋतु के अकॉर्डिंग करना है। तो ये दो चीज़ जो है वो याद रखने वाली होती है। अब इसके अंदर अगर वर्षा ऋतु, अगर सॉरी सन्निपात आ जाता है कि वात पित्त कफ तीनों दोष ही प्रकोपित है, तो उसके अंदर कैसे चिकित्सा करेंगे? तो वर्षा जैसे करेंगे। तो ये तो है ही, क्योंकि वर्षा ऋतुचर्या के अंदर अपन ने क्या बोला था, इसमें हमेशा हम साधारण क्रिया करते हैं, क्योंकि इसमें तीनों दोषों का कोप होता है, तीनों दोष इसमें कुपित होते हैं, ठीक है। तो सन्निपात के अंदर हम वर्षा ऋतुचर्या का करेंगे। अब देखो उपक्रम काल बोला है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि दोष का अवजयन,
दोष को जो जीतने का काम है वो हमें संचय अवस्था में ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो काम इन्होंने बोला था ना, वात पित्त कफ के उपक्रम, फिर संसर्ग का उपक्रम क्या होता है, फिर सन्निपात का क्या होता है, तो ये बताया। इसको ये काम करने का टाइम कौन सा है, तो टाइम होना चाहिए संचय अवस्था, जब दोषों का संचय हमें दिखने लग गया है कि इसमें वात का संचय हो रहा है, तो अब हमें ये चिकित्सा कर देनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, उसको प्रकोप हो जाएगा। तो देखो, और अगर दोष कुपित हो चुका है तो अन्य किसी दोष का विरोध किए बिना उसको जीतना चाहिए। आगे पढ़ना कि यदि सब दोषों का प्रकोप हो गया है तो उसमें बलशाली स्वरूप में स्थित दोष को शेष दोषों का विरोध किए बिना जीतना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कुपितम तो अविरोधयन, अविरोधी चिकित्सा इसके अंदर करनी है। अविरोधी चिकित्सा का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास है वात पित्त कफ, ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम है बंटी। इस बंटी के अंदर वात पित्त और कफ तीनों कुपित हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि बंटी जो हमारा है वो है पित्त डोमिनेंट, ठीक है, इसका पित्त कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या बोला, अगर सिद्धांत क्या कहता है, अगर तीनों बड़े हुए हो तो जो डोमिनेंट होता है उसकी चिकित्सा करते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम सबसे पहले, क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो हम पित्त की चिकित्सा करेंगे, ठीक है। पित्त के लिए अपन लेके बैठे शीत, तो उसको ठंडा ठंडा पिलाए जाने के लिए, भाई शीत ले तेरा तो पित्त शांत हो जाएगा। अब हमने क्योंकि अष्टांग हृदय को ढंग से नहीं पढ़ा था, तो हमने ये नहीं देखा कि शीत तो हम दे रहे हैं, इससे पित्त तो शांत हो रहा है, लेकिन ये वात और कफ साइड वाले बॉडी कार्ड ये भी तो कुपित हुए हुए हैं। अब शीत दोगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब ये दोनों बढ़ गए और ये कम हो गया, तो कंडीशन तो वापस वही बन गई। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों समझदारी रखो, और जो चिकित्सा दे रहे हो वो देखो कि वो किसी दूसरे दोष का विरोध ना करती हो। अब इसी के अंदर कोई अष्टांग हृदय पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो शीत चिकित्सा नहीं देगा। वो क्या करेगा कि भाई पित्त है ना, तो मैं इसमें विरेचन भी तो दे सकता हूँ, मैं इसके अंदर मधुर तिक्त और कषाय का भी तो यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इन दोनों के भी विरोधी नहीं है। क्यों नहीं है कि मधुर जो रस है, अगर मधुर तिक्त कषाय अपन तीनों साथ में देते तो मधुर क्या करेगा, कफ को बढ़ाने का तो काम करेगा, लेकिन साथ साथ ये क्या करेगा, वात को भी तो बढ़ा देगा, तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही तिक्त और कषाय है, वो दे दिए तो वो क्या करेंगे, वो वात को बढ़ाएंगे, लेकिन वो साथ साथ क्या करेंगे, वो कफ का शमन करेंगे, सॉरी ये वात को कम करेगा, मधुर है ना, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर जो तिक्त और कषाय है वो कफ को कम करने का काम करेंगे, तो वहीं क्या करेंगे, ये वात को बढ़ा देंगे। तो ये कुल मिलाकर के बैलेंस वाली चिकित्सा हो जाएगी, अगर मधुर तिक्त कषाय तीनों का साथ में यूज़ कर लेते हैं तो। इसका मतलब क्या है कि चिकित्सा जो भी यूज़ करनी है इसमें बस ये कंसेप्ट ये है, तो ऐसी करो जो किसी दूसरी चीज़ का विरोध नहीं करती हो। एक चीज़ को ठीक करके कोई दूसरी चीज़ को उत्पन्न अपन को नहीं करना है। यही होती है आदर्श चिकित्सा, जिसकी डेफिनेशन अपन अभी आगे देखेंगे। तो ये उपक्रम काल देखा अपन ने कब करना है और कैसे करना है इसको। फिर देखो, हाँ ये रहा चिकित्सा के डेफिनेशन क्या है, प्रयोग शमेद व्याधि एकम यो अन्यम न उदीरियेत न असाधो विशुद्धम शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपये। तो देखो, जो प्रयोग एक व्याधि का शमन कर दे और अन्य व्याधि को उत्पन्न कर दे, ठीक है, वह प्रयोग विशुद्ध नहीं है। शुद्ध प्रयोग तो क्या है, जो रोग को शमन तो कर दे और साथ ही नवीन व्याधि को उत्पन्न न करे। तो ये क्या है, ये है डेफिनेशन ऑफ चिकित्सा। सेम ये की ये लाइन आएगी चरक सूत्र 16 के अंदर, ठीक है, स्वभावो परमवाद के अंदर चिकित्सा की डेफिनेशन दी हुई है। यही कोटेशन अभी कॉलेज जाओ तो देखना, योगा हॉल के बाहर भी लगा हुआ है, कभी अगर किसी ने नोटिस किया हो तो ये कोटेशन सारे बच्चे याद करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिकित्सा की डेफिनेशन है कि हमें चिकित्सा इस तरह की करनी है, ठीक है। फिर देखो, अब अगर आपने ऐसी चिकित्सा नहीं करी, अपन ने क्या देखा था कि भाई वात पित्त कफ के उपक्रम देखे, फिर अपन ने देखा संसर्ग के उपक्रम देखे, फिर अपन ने सन्निपात के उपक्रम देखे, ठीक है, तीनों देख लिए। इनको अपन ने क्या बोला कि भाई इसका यूज़ हमेशा संचय के अंदर करो, अगर दोषों का संचय हो गया तो इसका यूज़ करो। लेकिन अगर अपन थे ढीठ, अपन ने नहीं किया इसको ट्रीट, ये तो यार तुक बन गई, अपन थे ढीठ नहीं किया ट्रीट, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रकोप हो जाएगा। अब अगर दोष का प्रकोप हो गया, अब आगे क्या कंडीशन बनती है वो यहाँ पे आचार्य बताएंगे कि अगर ये दोषों का प्रकोप हो जाता है, अगर वो परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग कंडीशन में रहते हैं तो क्या होता है, तो दो चीज़ें होती है भाई, ये दोष जो होते हैं ना वो सीधे तो पड़े नहीं रहेंगे, उसकी गति होती है, दोषों की गति होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट होता है, वात बढ़ जाएगी तो गति होगी। ये गति जो होती है दोषों की दो तरह की होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला कोटेशन, इसके आगे वाला कोटेशन पूछा ही जाता है। अभी नहीं तो तुमसे चरक में पूछेंगे, चरक में नहीं तो पैथोलॉजी में पूछेंगे, और नहीं तो थर्ड ईयर में पूछेंगे, तो ये तो कोटेशन तुम रट लो,
ठीक है। इसके 4-5 रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में भी आया था ये, तुम्हारे भी आएगा कहीं ना कहीं। तो देखो इसकी गति हो जाती है, दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं तो क्या गति होती है कि या तो जो दोष है वो कोष्ठ से शाखा में चला जाएगा। कोष्ठ मतलब आप एब्डोमेन रीजन ले लो, ठीक है, ये एब्डोमेन रीजन है, ये है हमारे भैया बंटी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इसके कोष्ठ के अंदर दोष प्रकोपित हो रहे हैं। अब या तो वो कोष्ठ से शाखा में चला जाएगा। शाखा का मतलब हाथ पैर नहीं है, शाखा का मतलब अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था क्या होती है, रक्त आदि धातुएं और त्वचा, मतलब धातुओं में चला जाएगा। तो दो होती है, या तो वो कोष्ठ से धातु के अंदर चला जाएगा, या फिर क्या होगा, धातुओं के अंदर है, धातुओं से वो कोष्ठ के अंदर आ जाएगा। तो ये दो तरह की गतियाँ होती है। अब ये दो तरह की गतियों के कारण क्या है, ये आपसे पूछे जाते हैं कि भाई शाखा से कोष्ठ में दोषों की गति का कारण क्या है। तो देखो यहाँ पे कोष्ठ से शाखा में गमन का कारण बताया है। तो क्या बताया है, ये कोटेशन याद कर लो तो समझदारी है तुम्हारी। नहीं करोगे तो फिर परेशान रहोगे। मैंने नहीं किया था वैसे। फिर देखो क्या है, व्यायाम से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, अहित आचरण मतलब अहित आहार विहार अगर करोगे उससे, वायु के शीघ्रवाही स्वरूप के कारण दोष जो होते हैं वो कोष्ठ से शाखा में, शाखा अस्थि और मर्मस्थल में, मर्मस्थल मतलब कि और जो रोग मार्ग होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, धातुओं में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 जो है वो इसके रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर क्या बोला कि अगर ये तो कोष्ठ से शाखा में गए, अगर शाखा में है तो वो कोष्ठ में आते हैं, तो वो किस वजह से आते हैं, तो स्रोतोमुख विशोधनात्, स्रोतों के मुख का शोधन, जैसे ये चैनल्स हैं अपने, है ना, यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज है इसके अंदर, तो ये शाखा के अंदर गए हुए कोष यहीं पे ही हैं। अब अगर ये ब्लॉकेज खुल गया तो ये एब्डोमेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो स्रोतस के मुख का शोधन होने से, दूसरा दोषों की वृद्धि होने से, अगर दोषों की वृद्धि हो जाती है तो शाखा में पड़े पड़े दोष जो होते हैं वो कोष्ठ के अंदर आ जाते हैं। तीसरा है अभिषंद से, फिर दोषों का पाक होने पर, जो दोषों का पाचन हो जाता है, हम पाचन या तो हो जाता है या फिर हम कर देते हैं, तो फिर वो कोष्ठ के अंदर आ जाते हैं। और वायु को अगर अपन नियंत्रित कर देते हैं तो उससे जो दोष होते हैं वो शाखा से कोष्ठ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दो तरह की गति समझ गए। इनके रीजन, एक का 4 रीजन है, दूसरे के 5 रीज़न हैं। इन चारों और पाँचों, 4 और 5 9, ये 9 रीज़न सबको याद करने ही करने, चाहे हिंदी में करो, नहीं होंगे भूल जाओगे तो श्लोक करो, सबसे बेटर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है आगे आगे। देखो, वे दोष कोष्ठ में स्थित होकर हेतुओं की प्रतीक्षा करते हुए विलंबित हो जाते हैं, और ये दोष काल आदि का बल मिलने पर कुपित होकर के दूसरे स्थानों पर भी कुपित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो अब ये जो दोष थे, ठीक है, ये क्या आते हैं, ये कोष्ठ के अंदर आए। अब यहाँ पे ये जो कोष्ठ के अंदर पड़े हैं ये क्या करते हैं, भूयो हेतु प्रतीक्षिणा, ये बहुत बार पूछा गया है, ये इवन प्रॉफ में भी पूछ लेते हैं। 12 से पहले जो पेपर आता था ना वो थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का आता था, तो वहाँ पे मैंने 2010 के अंदर एक क्वेश्चन देखा था कि ये भूयो हेतु प्रतीक्षिणा से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन था, ठीक है। उस वक्त एकदम दिमाग हिल गया था हमारा कि क्या है, कहाँ से आ गया एकदम। तो देखो क्या कह रहा है ये, कि जो दोष हमारा शाखा से कोष्ठ के अंदर आया था, है ना, अब ये कोष्ठ के अंदर आया है, ये पड़ा है, अब ये हेतुओं की प्रतीक्षा कर रहा है। हेतु की प्रतीक्षा कैसे कर रहा है, वो 2 तरीके से करता है। कि पहली बात तो हेतु मतलब क्या है, हेतु का मतलब होता है रोग का कारण या फिर किसी भी चीज़ का कारण, ठीक है। तो ये किसकी प्रतीक्षा करेगा कि हम ये दोष यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, अब ये रोग उत्पन्न नहीं करेगा जब तक कि हम हेतु का सेवन नहीं करते। मतलब ये बंटी जी है, ये अगर कुछ अहित आहार विहार का सेवन जैसे ही करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, ये दोष जो होते हैं ये तुरंत एकदम प्रकोपित हो जाएंगे और रोग उत्पन्न कर देंगे। अभी तक ये डोरमेंट स्टेज में है, समझ गए, ये स्टेज ऑफ डोरमेंसी के अंदर है। जैसे ही इसके अंदर कोई हेतु सेवन करता है, ये कुछ भी अंट शंट करेगा थोड़ा भी, तो ये तुरंत उफन जाएंगे, प्रकोपित हो जाएंगे और इसमें रोग की उत्पत्ति कर देंगे। ये तो पहला रीज़न हो गया। ये थोड़ा डीप में चल रहे हैं अपन। फर्स्ट रीज़न जो है वही तुम्हारे काम का है कि ये हेतुओं की हेतु मतलब अहित आहार विहार की अपेक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर और आती है, इसको समझने की कोशिश करना। दूसरे हेतु की क्या प्रतीक्षा करते हैं अपन, पता है संशोधन के अंदर अपन क्या करते हैं, देखो याद करो जो पहले वाली क्लासेस ली थी, मैंने बोला था पंचकर्म जब हम कराते हैं तो हमेशा हम पहले स्नेहन फिर बाद में स्वेदन कराते हैं। तो पहले स्नेहन करने से दोष जो शाखा में कहे हुए होते हैं वो मृदु हो जाते हैं, फिर स्नेहन करने से और फिर स्वेदन से जो होता है वो पिघल के कोष्ठ के अंदर आ जाते हैं। तो हम उसको कोष्ठ के अंदर ला रहे थे, फिर कोष्ठ के अंदर ला करके हम क्या कर रहे थे, उसको दे रहे थे औषध, जिससे कि उसका हो वमन या फिर हो उसका विरेचन, क्योंकि हमें क्या करना था, उस कोष्ठ के अंदर जो दोष है उसको बाहर निकालना था, है ना। तो हम कोष्ठ के अंदर, ये तो अपने आप ही आ गया,
और एक दूसरे तरीके से हम इसको इंड्यूस भी करते हैं, ये तो मैनुअली आ गया। एक अपन इसको इंड्यूस करते हैं कि तू शाखा से कोष्ठ के अंदर आ, किससे, स्नेहन और स्वेदन से। तो जब हमने इसको इंड्यूस किया है कोष्ठ में आने के लिए, तो ये कौन से हेतु की अपेक्षा करेगा, तो ये करेगा शोधन के हेतु की अपेक्षा, मतलब कि ये ड्रग्स की अपेक्षा करेगा, या तो वामक द्रव्य की अपेक्षा करेगा या फिर विरेचन द्रव्य की अपेक्षा करेगा। अपेक्षा मतलब उसका इंतजार करेगा कि भाई वामक द्रव्य आए और फिर मेरे ये अंदर के जो दोष हैं वो उभरे और फिर मैं बाहर निकलूं, ठीक है। या फिर ये तो पहला रीज़न, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था जो पहले बताया था, कि या फिर ये कौन से हेतु की प्रतीक्षा करेगा कि भाई ये जो अंटी है ये कुछ अंट खाए, ये कुछ खाए तो फिर मैं बढ़ूँ, फिर मैं बढ़ूँ तो मैं रोग उत्पन्न करूँ। तो ये दो तरह का मतलब होता है भूयो हेतु प्रतिक्षण का, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, कोई नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पीजी के एमसीक्यू में या फिर इसमें इंटरव्यू में पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी नहीं पूछते। तो इसमें लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि अपन को अल्टीमेटली दोष को क्या करना है, शाखा से कोष्ठ के अंदर ही लेकर के आना है, ठीक है। अब ये आगे वाला जो है ये नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि अभी एंड करते हैं क्लास, अगली जो अभी वापस ज्वाइन करना उसके अंदर करेंगे, वरना ये अभी बीच में बंद कर देगा, ठीक है।